नमस्कार। चित्तौड़दर्शन में समाचारों में पुनः आज आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर है, चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला क्षेत्र में पानी में डूबने से 4 बालिकाओं की मौत हो गई, जबकि एक बालक को इस दौरान एक युवक ने साहस का परिचय देते हुए बचा लिया। इस घटना के बाद शोक की लहर दौड़ गई एवं घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दग भी चिकित्सालय पहुंचे। मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। उप मुख्यमंत्री दिया कुबाई ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला उपखंड क्षेत्र में बिलोदा गांव में शुक्रवार दोपहर 4 स्कूली छात्राओं की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह छात्राएं जब स्कूल से घर लौटे थी तो रास्ते में एक छोटे एनीकट के समीप एक छात्रा का पैर फिसल जाने से उसमें गिर गई। उसके बाद उसके साथ चल रही बाकी 4 छात्राएं जो उसकी सहेलियां थी, उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी एक के बाद एक डूबती चली गई। हालांकि इस दौरान एक छात्रा को बचा लिया। इस घटना के बाद बिलोदा में शोक की लहर दौड़ गई। इन बालिकाओं के नाम नर्मदा, कोमल, रवीना एवं यशोदा बताया जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर सहकारिता मंत्री गौतम दग भी चिकित्सालय पहुंचे एवं परिवार को ढांढस बंधाया। बड़ी सादरी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन निर्मल पीतिया समेत 2 जानों को नारकोटिक्स विभाग की एक टीम द्वारा जिले उदयपुर संभाग के गोगुंदा क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों एक लग्जरी कार में आ रहे थे और एक गुप्त स्थान पर अफीम छिपा रखी थी और बाद में नाकाबंदी के दौरान जब कार की तलाशी ली तो अफीम जब्त कर निर्मल पीतिया और उसके साथ एक अन्य जने को गिरफ्तार कर लिया। निर्मल पीतिया उस समय गत दिनों चर्चा में आए थे, जबकि रिश्वत के आरोप में उसके साले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था एवं बाद में ब्यूरो ने उसे भी आरोपी बनाया था। जोधपुर एनसीबी टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर चलाए जा रहे स्पेशल ऑपरेशन के तहत एक लग्जरी गाड़ी से 10 किलो 450 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर बड़ी सादरी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन निर्मल पीतिया समेत 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। नाकाबंदी के दौरान एक हुंडई क्रेटा गाड़ी की जब तलाशी ली तो यह अफीम बरामद की गई। एक अन्य का नाम बड़ी सादरी निवासी इलियास खां बताया जाता है। अब पुलिस इन दोनों से ये पूछताछ करने में जुटी है कि यह अफीम कहां से लाई जा रही थी। बड़ी सादरी के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन निर्मल पीतिया उस समय चर्चा में आए थे, जबकि उसके साले को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पीतिया उस समय फरार हो गया था, जिसे भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरोपी बनाया था, लेकिन शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस पद पर रहते हुए भी वह तस्करी के कार्य में लिप्त हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में एक छात्र के साथ एक अध्यापक द्वारा इस बेरहमी के साथ मारपीट की गई कि उसकी पीठ पर जगह जगह चोट के गंभीर निशान आए देखने को मिले, जिसके बाद इस बालक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया एवं स्कूल के संचालक के साथ ही उस टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। लेकिन अब तक शिक्षा विभाग द्वारा उस अध्यापक के खिलाफ और संचालक के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को दबाने का प्रयास शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में अध्ययनरत इस बालक की तस्वीर तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी पीठ पर देखकर, यह निशान देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कक्षा 6 के 12 साल के इस बच्चे को इतना अधिक मारा कि उसे चक्कर आने लगा। उसकी गलती केवल इतनी थी कि वह गणित का होमवर्क नहीं कर पाया, जिसकी वजह से टीचर ने इस बेरहमी के साथ जानवरों की तरह उसके साथ मारपीट की कि उसके पीठ पर पिटाई के गंभीर निशान पड़ गए। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने डुंगला थाना भदेसर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।
लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा इसमें अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और संचालक एवं संबंधित शिक्षक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इस बारे में पुलिस से संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि बच्चे के परिजनों की रिपोर्ट मिल चुकी है और मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे का मेडिकल भी करवाया जा चुका है और संबंधित टीचर प्रशांत शर्मा का कहना है कि उससे गलती हो गई और बच्चा होमवर्क नहीं करके आया था, इसलिए उस पर हाथ उठाया था। स्कूल के चेयरमैन रतन गाडरी है जिस बेरहमी के साथ छात्र के साथ मारपीट की गई है, उस मामले को लेकर पुलिस को तत्काल एक्शन लेकर संबंधित टीचर एवं संचालक को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं और यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि पहले मामले की जांच होती है और फिर दोषी पाए जाने पर उन्हें हटाया जाता है। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आंखें बंद है जो उन्हें इस बालक की पीठ पर इतने गहरे निशान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? और आखिरकार क्या जांच करेंगे? वह किस बात की जांच करने की बात कह रहे हैं? क्या इस छात्र की पीठ पर जो निशान हैं क्या उसने स्वयं नहीं किए हैं या उसके परिजनों द्वारा किए गए? तो आखिरकार शिक्षा विभाग संबंधित के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में शुक्रवार से एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत तैराकी में विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी और इसमें सैनिक स्कूल के विभिन्न सदन के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में अंतर सदनीय एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन सब स्कूल के प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के सभी 11 सदनों के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस तैराकी आयोजित की कहते हैं कि जब किसी में जुनून हो, जोश हो, उत्साह हो, आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, केवल मन में कुछ कर लेने की हो। ऐसा ही जुनून चित्तौड़गढ़ के एक युवक पर सवार हुआ जिसे बचपन से ही गायकी का शौक था और न कोई गुरु उसके पास था, लेकिन उसके पास था केवल एक, वह था जुनून। और इसी जुनून के सहारे उसे एक अच्छा गायक बनने की ठान ली और अब यह विभिन्न पार्टियों में अपनी प्रस्तुति देता है और उसे उम्मीद है कि जो जुनून उस पर सवार था उसमें वह काफी हद तक सफलता हासिल कर चुका है। बताते हैं आपको कि आखिरकार कौन है चित्तौड़गढ़ का युवक और इस पर किस तरह सवार हुआ गायक का जुनून। माटी के मोह जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, दूजे के होठों को देकर अपने ही कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 अनहोनी अपने कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी अपने कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये
बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला चाहे तो घबराए, तरम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती तारा बच्चा फिर दुनिया से डोर, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। चित्तौड़गढ़ के अधिकांश लोगों को गंगाधर सोलंकी का नाम याद होगा, जो कि आरटीआई के मामले में काफ़ी अधिक जानकारी रखते थे एवं कई विभागों की उन्होंने नींद उड़ा रखी थी, और जब तक वह जिंदा रहे तो उन्होंने कई विभागों से ऐसी जानकारी प्राप्त कर खुलासा किया कि कई लोग दंग रह गए। और उन्हीं गंगाधर सोलंकी के ये पुत्र हैं मुकेश सोलंकी, जिन्हें हालांकि आरटीआई का कार्यकर्ता बनने का चस्का तो नहीं लगा, लेकिन बचपन से ही उन्हें गायन का ऐसा क्षेत्र लगा कि वह इस क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज उन्होंने अपनी जो सफलता हासिल की है और जिस मुकाम पर वह गायक के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, इसके लिए उन्होंने किसी गुरु आदि का सहारा नहीं लिया है। बात करते हैं आखिरकार मुकेश सोलंकी से कि किस तरह सवार हुआ उन पर यह। मुकेश जी, जब आपसे मुलाकात हो रही है तो गंगाधर जी की याद आ रही है। गंगाधर जी एक जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता थे, तो आरटीआई के से हटकर ये आपका आखिरकार कैसे शौक लग गया? जी, मेरे बचपन का शौक है जिसको मैंने प्रोफेशनल बनाया है, और मेरे जुनून को आप कह सकते हैं कि आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ये जो जुनून जो आपका बचपन के समय था, तो गंगाधर जी के समय से ही तो जुनून हो गया था या उनके बाद जाने के बाद? नहीं, ये था पहले से ही। लगभग सन 2009 से मैं प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहा हूँ। बचपन से शौक था, पर कभी किसी ने आगे बढ़ाने का ऐसा सोचा नहीं। पर जब मेरे हाथ में माइक आया तो वो चीज़ धीरे धीरे दिन ब दिन निखरती गई और बहुत अच्छा। और हमें ये भी पता लगा कि आपने जो इस प्रोफेशन के लिए काफ़ी वाद्य यंत्र वगैरह लगा रखे हैं, जो आपने तैयारी कर बहुत कुछ चीज़ें मैंने, छोटी छोटी चीज़ें जो शुरू में मेरे पास पैसा नहीं होता था, फिर भी मैं उन चीज़ों को कैसे भी करके मैनेज करके मैं अपने पास वो चीज़ होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ अभी लगभग मेरे पास लगभग 2 लाख रुपए तक की चीज़ें मेरे पास घर पे पड़ी होगी। जबकि एक संगीत का शौक रखने वाले बहुत नॉर्मल जो पर्सन होते हैं वो सभी जने ये चीज़ें नहीं रखते, पर मैंने जैसे कहा जुनून है। तो ये जुनून और संघर्ष, इसमें आखिरकार कितनी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत कठिनाइयाँ, पर एक चीज़ है ना, किसी और के लिए नहीं, मेरे मन को सुकून मिलता है, मैं उससे खुश हूँ। और आज आप सभी के बीच में मौजूद हूँ तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी बहुत सराह रहे हैं मुझे। आपने एक बात बताई कि मन को सुकून करने के लिए करते हैं, तो गाना जो आप गाते हैं वो प्रोफेशनल के लिए गाते हैं या मन को सुकून पाने के लिए? सबसे पहली चीज़, जैसे अभी यहाँ पर 10:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि 11:30 बजे आपको आना है और प्रोफेशनल एक जगह प्रोग्राम हो रहा है, सिंगिंग करनी है आपको। मैं कहीं जा रहा था, पर जैसे ही पता चला कि संगीत के साथ जुड़ना है और लोगों के सामने सिंगिंग करनी है, तो मैंने सारी चीज़ों को दरकिनार करके सबसे पहले यहाँ पहुँचा। तो अब तक कोई बड़े मंच पर आपको मिल पाया मौका जाने का? नहीं, बड़े मंच तक मैं जाता तब तक एक उम्र का जो सवाल होता है, तो मैंने पहली बार माइक पे सिंगिंग करना ही लगभग 30 साल की उम्र में शुरू किया। एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर वो सब बड़े मंच पे जब मांगते हैं तो वो तब तक वो दौड़ निकल चुका था मेरा। कोई कोशिश की आपने भाई इसके बाद में कि भाई आके उम्र आपने कब बाधा करी है? जो क्लासिकल टच वाली जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं मुझ में मिसिंग है, पर जहाँ सॉफ्ट जोन, रोमांटिक जोन और ये जो लोग सुनना पसंद करते हैं वो चीज़ मेरे में है। पर जो एक ऊंचे मंच पर जो चीज़ें होनी चाहिए, उन चीज़ों की जो वास्तव में बारीकियाँ जो उस लेवल पे लोग जो जजेस बैठे होते हैं वो देखते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझ में कमी है। तो मैं ये चीज़ को मानता हूँ और फिर उसके लिए मैं फैमिली को रन करता हूँ। तो पापा समाज सेवा जैसे करते थे, तो पापा फैमिली को अर्न करके नहीं दे पाते थे, पर समाज सेवा में बहुत आगे नाम कमाए हुए हैं। तो मैं फैमिली को रन करने के लिए अपने आप को उसके साथ चलते हुए मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डीपली उसमें नहीं जा पाया, पर आगे आगे लोग मुझे बुलाते हैं प्रोग्राम वगैरह के लिए और मेरा काम चलता है। मैं इसमें संतुष्ट हूँ। आप क्या मानते हैं कि आप संतुष्ट है, आपने मुकाम हासिल कर लिया है, या भी आप मानते हैं कि भी और मंजिल आगे और बाकी है? अभी रिसेंटली मैंने 2-2.5 महीने मुझे हुए हैं, मैंने एक
सलवार सूट रेडीमेड का शॉप खोला है। और जिस तरह से मैंने जिस जुनून से इस माइक को पकड़ा था, उसी जुनून से अब मैं उस काम को 10 लेवल 20 लेवल तक ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो ये जब मुझे कोई आवाज़ देगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर अब मेरा जुनून उसके लिए है, क्योंकि वो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म देगा किसी न किसी रूप में। तो आगे बढ़ने के लिए पापा नहीं है, कंधे पे हाथ नहीं है, तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी कंडीशन में रहे। तो भविष्य में क्या ऐसी कोई योजना है कि जो इस संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, यदि हम चित्तौड़गढ़ की बात करें, नवोदित लोगों की बात करें, तो उनको आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने की कोई आपकी योजना? जहाँ तक मुझे जो चीज़ आती है उसके लिए मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। जो भी मेरे साथ जुड़ता है या मुझे कहता है कि मुझे उसके साथ वहाँ होना चाहिए, मैं कभी आज दिन तक इनकार नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। हर कोई जो है नवोदित इस क्षेत्र में आना चाहता है, गायन के क्षेत्र में। यदि हम ABCD की बात करें तो उस ABCD के लिए सबसे पहले आप अपनी नज़रों से क्या मानते हैं, उससे क्या करना चाहिए उसके लिए? जितना संगीत सुनेंगे और जितना गाएंगे वो सबसे बेस्ट है। मैंने आज तक किसी से नहीं सीखा। मैं नहीं मानता कि कोई मेरा गुरु है। मैं तो खाली बचपन से ही गाने सुनता था, पापा मम्मी के साथ सिलाई की दुकान पे सिलाई करता था, और वो सिलाई करते करते और म्यूज़िक सुनते सुनते बचपन से ही मुझे ये शौक़ कंप्लीट हुआ। और जब मुझे सुन के और गाने का शौक़ हुआ है तो किसी को। आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपके कोई गुरु नहीं है और उसके बावजूद आप सीख गए। गाने के क्षेत्र में आप क्या मानते हैं कि गला और आवाज़, क्या आवाज़ ही मधुर होना गाने इस गायन के क्षेत्र में सब कुछ है? मधुरता के साथ साथ तालमेल होना, म्यूज़िक के साथ तालमेल होना, सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे शुरू का नॉलेज ज़ीरो है, मुझे सरगम वगैरह, ताले वगैरह और ये कुछ भी नहीं आता मुझे। पर एक चीज़ है कि मैं जो सॉन्ग सुनता हूँ उसको निभाने की कोशिश करता हूँ, और उस हद तक निभाने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई 10-20 जने, 50 जने, 100 जने बैठे हैं तो उन्हें मधुर लगे और वो वास्तव में सराहें कि हाँ, सुनने में बहुत मधुर लग रहा है। आप बातचीत भी करते हैं आपस में, तब वो जो पीछे म्यूज़िक चल रहा है वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करें और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें। अंतिम मेरा प्रश्न, आपने कहा कि गायन के क्षेत्र में आपका कोई गुरु नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप किसे आदर्श मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं, गायक हैं, जाने माने देश विदेश में भी उनकी ख्याति प्राप्त है, फिर भी आपके आदर्श कौन है? मैं बचपन से जब ये म्यूज़िक वगैरह जब से सुनना शुरू किया, तब से किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता जी, इनके सॉन्ग्स को सुनता सुनता ही मैं छोटे से बड़ा हुआ। आज के इस दौर में भले वो सॉन्ग्स नई जनरेशन नहीं सुनती है, पर पुरानी जनरेशन के उन सभी सॉन्ग्स को बुलाया नहीं जा सकता। मैं उन्हीं सॉन्ग्स को सुन के बड़ा हुआ और आज भी मैं उन्हीं सभी सिंगर्स को मानता हूँ कि वो द बेस्ट है। आपने बहुत से नाम लिए, पुराने गायकों के नाम लिए जो कि आज भी सदाबहार के रूप में। यहाँ सबसे पहले जैसे मैंने सॉन्ग शुरू किया, उसके बाद यहाँ बैठे हमारे श्रोताओं में से उन्हीं किशोर कुमार साहब के सॉन्ग सुनाइए, हम भी गाएंगे, और वो भी अपने आप को रोक नहीं सके और वो स्टेज पर आकर उन्होंने भी एक सॉन्ग उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद एक और शख्स जो के आए उन्होंने भी एक सॉन्ग परफॉर्म किया। फिर तो इतने वर्षों बाद भी, चाहे मुकेश कुमार हो, चाहे आशा भोंसले हो, चाहे किशोर दा हो, उनके गाने आज भी सदाबहार है। और जो नए क्षेत्र में गाने आ रहे हैं वो कुछ समय तक रहते हैं लेकिन लुप्त हो जाते हैं। ये जो बात है कि इतने वर्षों बाद भी उनके गाने आज छाए हुए हैं लोगों के दिल पे, लोग उनके ही गाने गाना चाहते हैं। मैंने कई किस्म कार्यक्रम पहले के जो कलाकार थे वो बिना टेक्नोलॉजी के सिर्फ अपने गले की और अपनी कलाकारी से ही सिंगिंग करते थे। आजकल अगर मान लो कोई सिंगर है भी सही तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। बड़े बड़े सॉन्ग्स जो आ रहे हैं उसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजी और बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है। पर्टिकुलर वो सिर्फ उनका ही कमाल नहीं है, मशीनरी और टेक्नोलॉजी का भी ढेर सारा कमाल है उसके अंदर। तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, ढेर सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, पर कम्प्लीटली पहले जो किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब ये अच्छे अच्छे सॉन्ग गाते थे तो उसमें उतना उनको सारा साजबाज और सारी चीज़ें नहीं मिलती थी और बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी वो आज के टाइम में है। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब एक और बड़ी खबर जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र से आ रही है, जहां की बजरी माफियाओं एवं अवैध रूप से टोल वसूली करने वाले लोगों के बीच मारपीट हुई एवं इस दौरान एक कार में आग लगा दी गई। और इस घटना की जानकारी मिलने पर कपासन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उससे पहले सभी लोग फरार हो चुके थे। पुलिस ने इस दौरान एक स्कॉर्पियो कार एवं समेत 2 वाहनों को जब्त कर लिया, लेकिन पुलिस अब तक यह पता न लगा पाई कि आखिरकार मामला क्या था और किस तरह इन दोनों गुटों के बीच में लड़ाई हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ जिले में गत कई समय से बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। विभिन्न स्थानों पर जगह जगह अवैध रूप से नाके भी लगाए जा रहे हैं, जहाँ की बजरी माफियाओं से चोर वसूली अवैध रूप से की जा रही है। यानी कि दोनों ही द्वारा गलत काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद खनन विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है
और उसकी चुप्पी के कारण ही जिले में अवैध मछली माफियाओं के हौसले बुलंदे और जिसके कारण यह आगजनी की घटना हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक गांव में जब ग्रामीणों ने किसी फिल्मी दृश्य की तरह एक वाहन में सवार लोगों को अन्य वाहन का पीछा करते हुए देखा और बाद में इस गाड़ी में आग लगने की घटना को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल शुक्रवार सवेरे कपासन क्षेत्र के छपरी गांव की ओर से एक तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी का 3 अन्य गाड़ियों में सवार लोग पीछा कर रहे थे। आगे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी के गांव में प्रवेश करते ही होली थड़ा में एक टूटी नाली में टायर फंस जाने से इस दौरान गाड़ी में सवार लोग मौके से भाग खड़े हुए, जिन्हें जानकारी थी कि उनका एक नहीं बल्कि कई लोग पीछा कर रहे हैं और यदि वह रुक गए तो उनकी जान भी जा सकती है। इस दौरान पीछे से आ रही दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोगों ने लाठी डंडों से इस गाड़ी में सवार लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में वह बाल बाल बच गए और तत्काल फरार हो गए, जिसके बाद स्कॉर्पियो में इन लोगों ने आग लगा दी और वह भी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उससे पहले हमलावर जिस कार में आग लग गई उसमें सवार सभी लोग घटनास्थल से जा चुके थे। ग्रामीणों ने बताया कि जिन वाहनों से पीछा किया जा रहा था उसमें कई लोग लाठियों आदि से लैस थे और जब वह अपनी गाड़ी से जब उतरे तो लाठियां लेकर नीचे उतरे और उनके इरादे काफ़ी नेक नहीं लग रहे थे। पुलिस ने इन दोनों वाहनों को जब्त कर लिया, जिसमें एक जला हुआ वाहन भी है। यह मामला अवैध बजरी परिवहन और रॉयल्टी ठेकेदारों के बीच का बताया जाता है। हालांकि इसमें किसी के घायल या मारपीट होने जैसी कोई जानकारी नहीं है और न कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह यह घटना हुई है, इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे खनन विभाग की सक्रियता की भी पोल खुलकर रह गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में गत कई समय से बजरी माफिया काफ़ी अधिक हावी है, लेकिन इसके बावजूद खनन विभाग एवं पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से यह घटना हो गई। ये तो शुक्र रहा कि इसमें सवार लोग समय रहते फरार होने में सफल रहे, अन्यथा एक दो जनों की जान भी जा सकती थी। एवं संबंधित थाना क्षेत्र द्वारा भी ऐसे बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से गत कई समय से अवैध बजरी परिवहन के साथ ही रॉयल्टी वाले के बीच इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो कि अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल कर रहे हैं, जबकि बजरी का जो परिवहन है वह बनास नदी से किया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर इसकी सप्लाई की जा रही है, जिसको लेकर गत दिनों बेगू क्षेत्र के लोगों ने भी चित्तौड़गढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया था और बेगू क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि पर भी आरोप लगाया था। सवाल यह है कि कई मुख्य मार्गों पर इस तरह अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल की जा रही है, बजरी का परिवहन किया जा रहा है, तो आखिरकार खनिज विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों हमने एक खबर दिखाई थी कि चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्री से लेकर शहरी क्षेत्र जाने के दौरान ईदगाह के समीप किस तरह बड़े बड़े खड्डे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है और जब वाहन चालक यहां से गुजरते हैं तो उन्हें एक प्रमुख फिल्म का गाना याद आ जाता है, ए भाई जरा आगे देखकर चलो, पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे नहीं। और यह समाचार प्रसारित होने के बाद आखिरकार नगर परिषद ने सूद ली और अस्थायी रूप से इन खड्डों को बंद कर दिया गया है। चित्तौड़ दर्शन के 27 अगस्त के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि किस तरह चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्री से शहरी क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर ईदगाह के समीप हालत यह है कि बड़े बड़े खड्डे होने की वजह से कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है एवं रात्रि के समय भी यहाँ अंधकार होने की वजह से यह खड्डे जानलेवा साबित हो सकते हैं और आखिरकार नगर परिषद ने इस खबर पर सूद ली। चित्तौड़ दर्शन पर यह खबर दिखाए जाने के बाद
नगर परिषद ने हाल फिलहाल जब बारिश है ना, तो खड्डों बारिश में इसको डामरीकरण तो अस्थायी कर तौर नहीं पर सकते बंद कर दिया है ताकि कोई भी हाँ, तो वाहन चालक इन खड्डों की वजह से दुर्घटना का शिकार नहीं हो सके। पहले लोग इन खड्डों के आसपास से गुजर रहे थे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दे, आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार रात्रि। तब तक नमस्कार। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए।